आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। एक एक साल का मतलब साल में हर महीने में क्या विशेष रहा है। तीन तरह से चीजें तैयार की गई है। एक कि पूरे साल में कौन कौन सी घटना महत्वपूर्ण रही और क्या क्या चीजें बदलाव में आई है। एक कि पूरे देश में या विश्व में कौन सी नया काम हुआ है एकदम यूनिक, देश में पहला या राज्य में पहला कौन सी घटना है, उसको एक जगह जमा किया गया है। तो शुरू यहीं से करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक एक करके जानेंगे। जनवरी 2023 में क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क। अब संविधान का नाम सुनते ही लोगों को क्या ख्याल आता है कि दिल्ली में बना होगा। संविधान पार्क कहाँ लगा होगा? दिल्ली में बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान पार्क जयपुर में बना। मयूर स्तंभ का उद्घाटन, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन सब एक ही जगह कहाँ पे हुआ? जयपुर में। ये किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इनके बारे में जानेंगे। कैप्टन शिवा चौहान खबरों में काफी छाए रहे थे पूरे, मतलब शुरू में जैसे ही ठंड का मौसम है उस समय इनका नाम काफी आ रहा था जनवरी में। सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सियाचिन में। मतलब कि वैसे स्थानों पर उतना ठंड होने पर वहां महिलाओं का कभी भी पोस्टिंग नहीं दिया गया था, लेकिन पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान, देखने में पुरुष जैसा ही नाम लग रहा है, एक महिला थी जिनको सियाचिन ऑपरेशनल में ये किया गया। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया। यह महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान है। फायर एंड फ्यूरी इस तरह के उनके टीम का नाम है, और उस टीम में ये एक महिला है। फोटो बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल, उड़ीसा में ये एक स्टार्ट किया गया जगह के नाम से, जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। हैबिटेट मतलब कीड़े मकोड़े या जंतुओं के लिए जो एक व्यवस्था बनाना अपने यहाँ, वो हैबिटेट कहलाए। जगह मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। झुग्गी झोपड़ियों को, जो हैबिटेट है रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं, उन सबको अपग्रेड किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी नाम यहाँ क्लियर है। नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा सरकार ने भारत में पहली झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे देख के तो लगता है कि सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी बिहार और झारखंड में होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा गरीब उड़ीसा है। उड़ीसा गरीबी में सबसे मतलब डाउन स्तर पर आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार है। बंगाल भी गरीबी में बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब बिहार है। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। राउरकेला का नाम तो पहले भी सुना होगा। वहां पे एक स्टील
इस्पात भी वो कारखाना लगाया गया है, काफी बड़ी है। मतलब कि विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम बनाया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। अब क्या है कि पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का है, तो आधा लोग झारखंड आंसर करेगा। थोड़ा जल्दी में हो आदमी तो बिरसा मुंडा का नाम देखा नहीं, झारखंड पहुंच जाएंगे और उसकी वजह से आंसर गलत। बिरसा मुंडा नाम जरूर रखा गया है, लेकिन ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसमें 20,011 अस्थायी सीटों के बैठने की व्यवस्था के साथ यह आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता मिला। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसमें 20,011 सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब कुर्सी लगी हुई है, उसके अलावा लोग, उससे ज्यादा संख्या में तो लोग खड़े होकर इधर उधर से देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इस तरह का लुक आएगा उसका देखने का, राउरकेला में स्थापित किया गया, बनाया गया। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल। डिजिटल क्षेत्र में उन्नति के लिए केरल को 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार भी मिला है। इसको डिजिटल इंडिया पुरस्कार से भी ये किया गया, और देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये बन गया। अब वहां कोई भी कागज पे काम करने वाली व्यवस्था नहीं है, सब डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग केरल में स्टार्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखा दी है। यह भी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है जो अब तक बनाई गई है। इसकी लंबाई 625 मीटर है, और यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब एक तरह का जहाज, क्रूज का नाम दिया गया उसे। एमवी गंगा विलास 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से होकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। और इसका नाम क्या रखा गया? एमवी गंगा विलास। अगला देख लीजिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र की जो जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में अवसर पर, नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रख दिया। जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों का नाम, जिन लोगों ने परमवीर चक्र जीता है अब तक, उनके नाम पर उन द्वीपों का नाम रखने का एक सिलसिला शुरू किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। नाम बदल कार्यक्रम तो काफी दिनों से चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो राष्ट्रपति भवन जो था, मुगल गार्डन, वहां ट्यूलिप गार्डन की तरह एक कॉन्सेप्ट लेकर, जो क्या बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन ट्यूलिप गार्डन है जो श्रीनगर में है, कश्मीर के श्रीनगर में, और उसी के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे मुगल गार्डन बनाया गया दिल्ली में। बिल्कुल वैसे ही सुनहरे फूलों की एक पूरी बेली वहां देखने को मिलती है। तो उसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन का इतिहास आजादी से काफी पहले का है, और गार्डन की खूबसूरती ऐसी है कि राष्ट्रपति भवन की आत्मा इसे कह सकते हैं। देख रहे ट्यूलिप के फूल अलग अलग कलर के, बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और कॉन्सेप्ट वही ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। अमृत उद्यान में गुलाब, ट्यूलिप समेत विभिन्न फूलों की 250 से अधिक प्रसिद्ध किस्में लगाई गई है। दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन फूलों को लाया गया है। इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुलाब उद्यान भी बनाती है। यहाँ हरा गुलाब भी पाया जाता है। इस उद्यान में कई प्रकार के पक्षी भी हैं, और सबसे मनोरम इसमें मोर जो घूमते रहते हैं, मोर का दृश्य सबसे अच्छा आता है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया, उत्तराखंड को। इस परेड में 23 झांकियां प्रदर्शित की गई थी, और कर्तव्य पथ पर इस वर्ष की गणतंत्र परेड में उत्तराखंड के वन्य जीव और धार्मिक थीम, इस झांकी को शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह के मतलब हेड चीफ ऑफ गेस्ट किसको बनाया गया था? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे इस बार 26 जनवरी के। मिस्र के राष्ट्रपति थे वो। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। मतलब जो झील पूरी तरह
फ्रीज हो चुका था, मतलब बर्फ में बदल चुका था, वहां पे मैराथन किया लोगों ने, दौड़ा उस पे। इस आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में इसका नाम दर्ज हो गया गिनीज बुक में। इतने ऊंचे स्थान पर कभी किसी ने मैराथन नहीं किया था। जहां सांस लेने में समस्या हो वहां लोग मैराथन कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार 21 किलोमीटर की मैराथन भारत में अपने तरीके से पहली ऐसी मैराथन होगी जो 13,862 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की गई थी। जहां सांस लेने में दिक्कत थी वहां लोग मैराथन यानी दौड़ रहे थे। और 21 किलोमीटर का मैराथन थोड़ा सा नहीं था। याया सो, जिसे 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, इसको लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल यानी बीएचएस के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि इसको बायोडायवर्सिटी में शामिल कर लिया जाए इस स्थान को। और ये लद्दाख में ही है। याया, यहाँ तसो लिखा है लेकिन टी साइलेंट होता है, याया सो पढ़ा जाता है इसको। बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है। बार हेडेड गूज, ब्लैक नेकेड क्रेन, ब्राह्मणी बतख, ये सब तरह के वहाँ छोटे छोटे, छोटे या बड़े हर किस्म के जीव वहां पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। इसे भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। काली गर्दन वाली क्रेन एक पक्षी का नाम है, और वहां पे उसका प्रजनन का सबसे अच्छा व्यवस्था बना के रखा गया है यायासो में। और ये कहाँ पे है? लद्दाख। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। जो भी है वो वर्ल्ड में पहला, इंडिया में पहला है इसमें। कि गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की स्थापना भारत में कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? नागपुर में। इस पार्क में सभी 21 प्रकार के विकलांगताओं के लिए अनुकूलित सुविधाएं हैं। यानी कि अब तक पीडब्ल्यूडी में कितने कैटेगरी बताई गई हैं? 21 कैटेगरी, ये भी याद रखना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी में अब तक 21 कैटेगरी बताई गई है, और उन सब के लिए यहाँ व्यवस्था है। इसमें एक स्पर्श और एक गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों और माताओं के लिए स्वतंत्र कक्ष जैसी सुविधाएं बनाई गई है। इसके बाद देखते हैं, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई। डबल लेयर वाली बस, और वो भी फुल एसी। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए टिकट की कीमत न्यूनतम 6 रुपए रखी गई है। 5 किलोमीटर के लिए। यहाँ से गांधी मैदान 2 किलोमीटर है, और ये खटपट ऑटो वाले 10-10 रुपए लेते हैं। ठक ठक करते लेके जाएंगे, 10 रुपए चाहिए। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में बैठने की क्षमता 73 है, मतलब एक साथ 73 लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन भी तो वहां हो रहा है, कालाहांडी में। इस राइस कांग्रेस में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य संकट, बदलते मौसम में चावल के उत्पादन में वृद्धि समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ। कटक को सिल्वर सिटी भी कहा जाता है, और इसे आसपास कई विरासत मूल्य, जैसे जगन्नाथ मंदिर कटक से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है, उड़ीसा। जगन्नाथ के पुरी में है ना वो। कोणार्क शहर कटक से मात्र 65 किलोमीटर, और नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील आदि ये सब उसके आसपास ही मौजूद है। 100 किलोमीटर के दायरे में सब है। इसे सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है, और सिल्वर चावल उत्पादन से संबंधित है। ये क्लियर है? फरीदाबाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, नाम याद रखते रहना कौन किस पद पे है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है लेकिन बेसिक के लिए जरूरी है। 4 फरवरी को 36वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। कहाँ पे? फरीदाबाद। कहाँ है फरीदाबाद? यूपी में ही है ना? यूपी में है कि वो दिल्ली से सटे वाला इलाका है फरीदाबाद? हरियाणा में। हाँ, दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं फरीदाबाद, हरियाणा में पड़ता है। सूरज कुंड मेले हर साल एक प्रतिभागी राष्ट्र और एक थीम स्टेट होता है, मतलब थीम पर आधारित होता है। शंघाई सहयोग संगठन साझेदारी करती है। 25 देश इसमें शामिल होते हैं।
8 पूर्वोत्तर राज्य, मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं 8 राज्य को इसमें शामिल किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को थीम राज्य घोषित किया गया है इसमें। नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य हैं वो इस सब का थीम बना हुआ था, और इसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे शिंकू ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। एक सुरंग बना रहे हैं पहाड़ को काट के बीचों बीच, उसका नाम है शिंकू ला सुरंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसको निर्माण की मंजूरी दी, और यह 4.1 किलोमीटर लंबी है सुरंग। 2025 तक इसका काम पूरा हो जाएगा और इस पर प्रोजेक्ट का 1681 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह से टनल का निर्माण, जब भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं ऐसे टनल कई जगह दिखाई पड़ते हैं। अगर आप जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं तो 2 से 3 टनल आपको कम से कम पार करना होता है, तब आप कश्मीर पहुंच पाएंगे पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बना के। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, यह पहला रिकॉर्ड है। अब तक किसी भी महिला के नाम से कोई स्टेडियम नहीं बना हुआ था। पूरे साल का राष्ट्रीय घटनाक्रम में आगे जानेंगे मार्च में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के तमिलनाडु भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया। कहां पे? तमिलनाडु में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया गया। और पीएम मित्र यानी कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल, इसको पीएम मित्र का नाम दिया गया। योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, और इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हो चुकी है और 7 राज्यों में धीरे एक एक करके स्थापित होंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है। इसका नाम क्या रखा गया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और ये कहां पे? महाराष्ट्र के लातूर में। ये लातूर काफी फेमस है। महाराष्ट्र के लातूर में ही सबसे ज्यादा किसानों के आत्महत्या करने का रिकॉर्ड पिछले कई सालों का आपने देखा होगा, लातूर। यह नाम काफी फेमस है महाराष्ट्र में, और 70 फीट ऊंची प्रतिमा इनकी बनाई गई है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। हर चीज का अधिकार तो बिल पास हो ही रहा है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार हर आदमी को दिया है कि यह आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट में से है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य अधिकार विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त परामर्श, दवाओं, निदान और आपातकालीन देखभाल की अधिकार देता है सभी को। यानी कि आप बीमार हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, डजेंट मैटर, आपका इलाज होगा। राइट टू हेल्थ कहा गया लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अरे गहलोत ही है ना, कुछ और नाम दिख रहा है इसमें। फोटो गहलोत का है, अशोक गहलोत। हाँ, भूलिए मत, अभी एग्जाम के समय तक कोई चीज भूलना नहीं है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, जिसे आहार 2023 का नाम दिया गया, इसका केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में इसको किया गया। मतलब इंडिया के सभी प्रकार की फूडिंग्स को वहां स्टॉल बना के लगाए गए, उसका प्रचार प्रसार किया गया कि भारत में ये कौन आयोजित किया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब जो खाद्य पदार्थों के लिए जाने जाते हैं उद्योग का, उसी के लिए नियम कानून बनाते हैं। पदार्थ कौन सा बिकेगा नहीं बिकेगा, मात्राओं का लेखा जोखा रखते हैं, वही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। नई दिल्ली में इसका स्थापना और कार्यक्रम शुरू किया गया था। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य, तमिलनाडु में पहले से 17 थे वन्य जीव अभयारण्य, अब 18वां खुल गया थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। इसका नाम रखा गया, इरोड जिले में स्थापित किया गया। अब ज्यादातर लोग पेरियार का नाम सुनते ही केरल आंसर कर देते हैं, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई? तमिलनाडु में। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य में हाथियों, बाघों, तेंदुआ, जंगली तेंदुआ, सुअर और हिरन जैसे कई जानवरों की प्रजातियों के रहने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि एक ऐसा हैबिटेट बनाया गया है जिसमें सभी जानवरों को अपने हिसाब से रहने और जीने के
सारे सुविधाएं दी गई हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई। नागालैंड के अभी तक उसमें संसद में या यूं कहे कि उनकी पार्टी में कोई महिला अभी तक अध्यक्ष के रूप में या मंत्री के रूप में निकल के नहीं आया था। ये पहली महिला है नागालैंड की, हेकानी जाखजू नाम है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हो चुकी है, जीत चुकी है और वहां की एमएलए बन चुकी है अभी। और ऐसा पहली बार हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, अब तो ये भी क्लियर हो गया कि डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में है। भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है। गाय की एक नस्ल का नाम क्या है, गिर, और इसका क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया, बछड़े का नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है, क्लोन तैयार किया गया। और करनाल कहां पड़ता है, पंजाब में, हरियाणा में। हाँ देख लीजिएगा एग्जैक्टली पंजाब है कि हरियाणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कर दिया। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अभी तक कोई एम्स नहीं बना था, असम के गुवाहाटी में इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया पहली बार। और 950 बेड वाले इस अस्पताल की बिल्डिंग पर 1126 करोड़ रुपए का खर्च आया और मई 2017 में इसकी आधारशिला रख दी गई थी, जो अब तैयार हो चुका है। पहला एम्स नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किया गया गुवाहाटी में। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने बी आर अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का आयोजन किया। यह 125 फुट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थापित की गई है। 70 फीट वाला कहां था, महाराष्ट्र में कहां, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का दे दिया। सरकारी सारे वाहन किस में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक में। और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा जिसने सबसे पहले ये पहल की है कि सरकारी यूज में आने वाले जितने भी गाड़ियां हैं उन सबको इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया जाए। भारत के पर्वतारोही, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अभी तो बछेंद्री पाल वगैरह महिला का नाम सुनने में आता था, अब एक पुरुष भी है, अर्जुन वाजपेयी नाम है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है, जो 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया था और 8,091 मीटर ऊंचे सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने पहुंचा। अब तो हिमालय की जो एवरेस्ट है उसको जानते हैं, 8848 मीटर है, 8848। अब 8848 से ज्यादा, यहाँ 8,091 तक तो ये खुद ही पहुंच गए। मतलब कि एवरेस्ट से 700-800 मीटर नीचे थे, बाकी कुछ नहीं। अन्नपूर्णा उसको कहा गया चोटी को, वहां इन्होंने पहुंचा। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत में ही हुआ था, इसलिए इस पार्क में जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएंगी। इसलिए वेस्ट टू वंडर, वेस्ट माने कचरा, कचरा से कुछ अच्छी चीजें बनाने की बात में हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए दिल्ली में एक पार्क का निर्माण किया गया। इसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम रखा गया। ये थीम पूछता है एग्जाम में, क्या थीम था G20 का, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसमें G20 में शामिल हर देश को दर्शाया जाएगा। शिखर सम्मेलन में शामिल हर देश के राष्ट्रीय पशु और पक्षी को इस पार्क में स्थापित किया जाएगा। सभी मूर्तियों को वेस्ट टू वंडर के तहत तैयार किया जाएगा कि कचरे से उसको कैसे बनाया जाए। उत्तराखंड के माणा गांव में अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दे दी गई है, उत्तराखंड का। और वो गांव है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन कर दिया है। एक गांव के रूप में है, पहला गांव जहां से एंट्री लेते हैं, तो उत्तराखंड का वो पहला गांव पड़ता है वहां। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग बह के वो इसमें
और उसकी लाश कहाँ से आ रही है नहीं पता, अज्ञात हो जाता है, तो उन सब का डीएनए वो स्टोर करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में डेटा तैयार हो तो किसी कोई व्यक्ति खो गया या मर गया उसकी लाश का पता चल सके कि हाँ भाई उत्तराखंड में मिला था। तो इसके लिए क्या कर रहा है, एक डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और इस डेटाबेस में मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। डेटाबेस तैयार कर रहा है अज्ञात मृत शरीर के लिए। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित करने का ये काम शुरू किया है, और यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर, मतलब सोलर लाइट पे चल रही होगी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है, अलग अलग उसका थीम बना बना के बताया गया है। 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र इसे बनाया गया। 1965, 71, कारगिल के युद्ध, बालाकोट, इन सब में एयरफोर्स का योगदान कैसा रहा उसी को दिखाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ताकि लोग आए इसको देखें और इसकी सराहना करें। और इसमें भित्ति चित्रों को यादगार वस्तुओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बने हुए चित्रों के माध्यम से सब दिखेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। विभिन्न कालखंडों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली। नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गोल्डन ग्लोब रेस में भारत का कोई आदमी हिस्सा लेता था तो आज तक जीता नहीं था, पहले भारतीय हैं जिन्होंने जीता। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। यह गोल्डन ग्लोब रेस समुद्र में यात्रा के जरिए पृथ्वी के चक्कर लगाने के बराबर माना जाता है। ग्लोब का मतलब ही है कि पूरी पृथ्वी का एक राउंड लगा लेना। दुनिया की यह सबसे मुश्किल रेस में से एक है। नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी ने इस रेस को जीता और ये रिटायर्ड थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। जैसे डिज्नीलैंड अमेरिका वगैरह में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ इन्होंने रामलैंड बनाने की घोषणा की। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। इस थीम पार्क को कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड के तौर पर तैयार किया जाएगा और इसमें रामायण के प्रसंगों के साथ श्री राम के गुणों और आदर्शों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कुछ याद है? ये वही है। और इसको अब यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में शामिल कर लिया है, जो कि बहुत पुराना है। 41वां 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया और 42वां भी 2023 में होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में इसको ये किया गया। कर्नाटक में जो होयसल मंदिर है उसको भी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। वंदे भारत ट्रेन यहां से झारखंड वाला चल ही रहा था, नॉर्थ ईस्ट को भी वंदे भारत से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी, ताकि पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो सके, दूसरे देशों से पेट्रोल उतना ज्यादा न लेना पड़े। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। इसका उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया जाए। और पड़ोसी देश कौन है उधर?
बांग्लादेश है, भूटान है और चाइना, तीन होते हैं इन पड़ोसी देशों के साथ। दिल्ली के सफदरजंग में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है, जो बैंक में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जाती है, पहली बार ऐसा है। अभी तक तो आंख दान कर रहे थे, किडनी दान कर रहे थे, अब त्वचा भी दान कर सकते हैं। यानी कि इंसान को कुछ दिन बाद मुर्गी की तरह छील दिया जाएगा और उसका चमड़ा अलग कर दिया जाएगा, बॉडी अलग कर दिया जाएगा, तब अलग अलग रखेंगे। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यह काम शुरू किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, शैल चित्र को, उसकी खोज की है। मध्य पाषाण युग का, इतना पुराना। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच नेटवर्क के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा एनएच, नेशनल हाईवे, अमेरिका में है सड़कें। उसके बाद दूसरे नंबर पर इतने बड़े 145 लाख, यानी 1 करोड़ 45 लाख किलोमीटर, कितना ज्यादा हो रहा है? 1.45 लाख किलोमीटर, 1,45,000 किलोमीटर। थोड़ा सा तो नहीं हुआ, काफी हुआ। मीटर में देखे तो करोड़ों। तो दूसरे स्थान पर भारत है, पहले नंबर पे अमेरिका। पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1,000 साल पुरानी मूर्ति कला की खोज की है। तेलंगाना में 1,000 साल पुरानी मूर्ति, आप देख सकते हैं इसकी बनावट किस तरह की है। भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग इकाई की स्थापना के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को $27 बिलियन के निवेश की मंजूरी दे दी है। यानी कि अमेरिकी कंपनी अब भारत में क्या करेगी? $27 बिलियन का निवेश करेगी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के नाम से, ताकि चिप निर्माता, चिप के निर्माण में हमें चाइना पर डिपेंड ना होना पड़े। सारा चिप चाइना से ही आता है। अब अमेरिका वाले यहाँ ला के लगा देंगे, इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी इस चीज से फायदा उठाएगी। 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। यह मंदिर 2025 तक पूरा होगा। इसका नेतृत्व महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल कर रहे हैं, बिहार के पूर्वी चंपारण में। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट मर्सर संस्था द्वारा जारी की जाती है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। लिविंग सर्वे रिपोर्ट कि कहाँ रहना सबसे ज्यादा महंगा या सस्ता होता है। दूसरा एवं तीसरा स्थान नई दिल्ली और चेन्नई का है, सबसे महंगा मुंबई है। और इसके बाद वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147 नंबर पे है, मतलब 146 देश इससे भी अभी महंगा है, और भारत में सबसे महंगा है मुंबई। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरनेट नहीं लेगा ये राज्य, अपना इंटरनेट सप्लाई खुद करेगी। उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाला यह राज्य बनने जा रहा है, केरल। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसका कितने समय से आ रहा था ना कि काकरापरा में बन रहा है वो पावर प्रोजेक्ट के लिए। और ये कहां पे? गुजरात। केरल में एक 15 वर्षीय लड़के ने नेगलेरिया फाउलेरी यानी कि दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण होने वाले एक दुर्लभ संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। मतलब एक ऐसा अमीबा, एक ऐसा अमीबा जो दिमाग को धीरे धीरे खा के आदमी को, इंसान को मार डाला, उस बीमारी से ग्रसित है एक 15 वर्ष का बच्चा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पता है, मिट्टी और गर्म मीठे पानी जैसे झीलों, नदियों और गर्म झरनों में ये रह सकता है। नेगलेरिया फाउलेरी एक गर्मी प्रेमी यानी कि थर्मोफिलिक जीव है, जिसका अर्थ है कि यह गर्मी में पनपता है और गर्म पानी पसंद करता है। अमीबा नाक से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है, और जहां यह मस्तिष्क के ऊतकों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, वो काट के खाता होगा, ऐसा दर्द होता होगा कि बर्दाश्त नहीं हो सकता है। धीरे धीरे दिमाग को काट काट के खाता होगा, बहुत खतरनाक। भाजपा की एस
फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता वाली पहली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बन गई। यानी कि एक तो नागालैंड में जीती ही, और दूसरा यहाँ राज्यसभा की सदस्य भी बनाई गई नागालैंड की एक महिला। फांगनोन कोन्याक इसका नाम है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में मलेरिया, डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए जल निकायों में लाखों गंबूसिया मछलियों को छोड़ा है। क्या करने के लिए? मच्छर या डेंगू वगैरह मलेरिया जिससे फैल रहा है, इस मछली को स्पेशली छोड़ा गया है जो उनके लार्वा को खा के नष्ट करके उनके प्रजनन को रोकने का काम करेगी। इस मछली को मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है, और मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के तौर पर इसको तैयार किया गया है, इस मछली को विशेष तौर पे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने देश में एक बार फिर सफलता का परचम लहराया। इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी में से एक है, टॉप पे। और साथ ही साथ सबसे स्वच्छ वायु भी पूरे देश में कहाँ है? इंदौर में है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया, और भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता का आकलन करने की एक पहल है। उत्तर प्रदेश के आगरा को दूसरा स्थान दिया गया, जबकि महाराष्ट्र के थाने को तीसरा स्थान मिला। 15 अगस्त 2023 को भारत को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, मतलब कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इसका थीम रखा गया था इस बार का। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों का अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। मतलब प्रचार प्रसार में इन्हीं का चेहरा नजर आएगा मतदाता के लिए। तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया केरल का पहला एआई स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला स्कूल, जिसमें टीचर्स नहीं रोबोट सारी शिक्षा प्रदान करेंगे। देश का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया। यूनिक है ये। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग, यानी ओबीसी को और सब कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? रोहिणी आयोग। अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपती है, और रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ही कर रहे थे। इस आयोग का काम यह जांच करना था कि आरक्षण का लाभ है अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर विभिन्न जातियों के बीच कितनी निष्पक्षता से वितरित हो रहा है, सबको इक्वल वेटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि व्यवस्थाएं हमने बनाए हैं और लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। यही है रोहिणी आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी रोहिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। यानी रेलवे के उद्धार का इन्होंने काम शुरू किया। अमृत भारत योजना के तहत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाना, रेलवे की बुनियादी ढांचे में सुधार करना, और इसके लिए इतना 24,470 करोड़ की अनुमानित राशि खर्च होने वाली है ताकि इसको आधुनिक बनाया जा सके। वर्ल्ड क्लास बनाने की एक प्रथा है। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, मतलब ADIX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इनका नाम क्या था? आईटी और उद्योग मंत्री जो कि तेलंगाना के हैं, उनका नाम है तारक रामाराव, के तारक रामाराव रखा है। इन्होंने इसे लॉन्च किया, पहला कृषि डेटा एक्सचेंज का इन्होंने लॉन्च कर दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन चुका है। सांची का जो स्तूप है जानते होंगे, बौद्ध स्तूप, सांची में ही है। वो पूरे का पूरा शहर पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाला एक टाउन बन चुका है, जिला बन चुका है। झारखंड की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, और क्या कर सकते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब सोचिए कि ये पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, क्योंकि ये पेपर में न्यूज में रहा है, इस साल का प्रश्न बन सकता है। और ऐसे ही चीजें छूट जाती है। कोई चीज अगर पूछती है ना करंट अफेयर में, उसका कारण होता है, या कोई रिजर्व के बारे में, या अभी आप देखें कि गुंटूर में मिला वो, उसके बारे में सवाल हो सकता है। मध्य पाषाण युग की एक मूर्ति मिली, उसके बारे में सवाल हो सकता है। पूछेंगे कि इतिहास में ये चीज तो कभी चर्चा में नहीं था, क्यों पूछा? क्योंकि आजकल चर्चा में है, इसलिए सवाल बनते हैं। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो भगवान शिव से प्रेरित थे। अर्धचंद्राकार छत कवर और त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट होगी। इस घाट में बैठने वाली व्यवस्था के आकार दिया जाएगा। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना इन्होंने वाराणसी में कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि नाम रखा गया था उसका। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों के पर्यावरण के अनुकूलन सेवाएं प्रदान करने के प्रयास से ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। कनाडा की डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी। कहां की रहने वाली है? कनाडा की। 2024 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप में कनाडा के लिए ये खेलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन चुकी है और ये अप्रूव हो चुकी है कि अब खेलेंगी। यानी बाकी महिलाओं की तुलना में इनकी शक्ति ज्यादा होगी ट्रांसजेंडर होने की वजह से। अगर ये बॉलिंग करेगी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बैटिंग करेगी तो पूरी ताकत से। इसको अभी हटा दिए गए। अभी तो 2024 में इसका दिया ही था कि आने वाली, अभी आई नहीं है। हटा दे तो ही अच्छा है। बोल तो रहे कि फिर भेदभाव होने लगेगा, क्योंकि इसकी ताकत उनकी ताकत में बहुत फर्क होता है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा विकसित उपकरण का नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसे नाभ मित्र उपकरण विकसित किया जाए। परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया और यहाँ मौसम की चेतावनी, चक्रवात की चेतावनी और अन्य जानकारी दे सकती है, ऐसा डिवाइस विकसित किया गया है कि सभी को अपने पास रखना है, ताकि समुद्र में अगर आगे निकल पड़े हो और कोई भी अलर्ट जाए तो वो तुरंत लौट आए, ऐसा ना हो कि वो बह के खत्म हो जाए समुद्र के बीचों बीच। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिया है। मध्य प्रदेश ने, बिहार ने किया ही था सभी क्षेत्रों में, इन्होंने वन विभाग छोड़कर सभी में 35% का आरक्षण दे दिया। किसने? मध्य प्रदेश। बिहार के नक्शे कदम पे चल पड़ा है ये भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित कर दिया है। पहले से भी था, डॉल्फिन को जलीय जीव माना जाता था। 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, भारत का। इसे उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य का भी घोषित कर दिया। गंगा डॉल्फिन, सारी डॉल्फिन नहीं है, गंगा वाली डॉल्फिन। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 37% हो गई है। यानी कि जितने पुरुष श्रम कर रहे थे, लेबर का काम कर रहे थे, उसमें 37% अब महिलाएं हैं। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से पता चलता है कि श्रम बल 2023 में 4.2% बढ़कर 37% हो चुकी है पहले से। यानी महिलाएं कहीं कम नहीं है। धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और धोरडो गांव कहां पड़ता है? गुजरात के कच्छ में। कच्छ के रण में एक छोटा सा गांव है, जहां लोग चूंकि कच्छ जाते हैं तो उस गांव में विजिट करते हैं, और सबसे ज्यादा वहां मतलब रुकना, खाना पीना, खाना आराम से सारी चीजों का करना वो करते हैं। तो इसे क्या कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। सिक्किम में लोनाक झील, यानी लोनाक झील जिस पर है, बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन के बाद आने सबसे बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति हुई।
कुछ दिन पहले सिक्किम का आ रहा था ना लगातार फ्लड, भयानक वाला। तो तीस्ता नदी बेसिन में आने वाली सबसे बड़ी मात्रा से जान माल की नुकसान अभी हुई है। और लोनाक झील पर बादल फट गया, और वहां बादल फटने से एक ही जगह पानी का पूरा बहाव हो गया, और बहाव होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि सड़क पे गाड़ियां चल नहीं रही है, उड़ उड़ के निकल रही है, इतनी तेज बहाव में पानी सब निकल, और फिर पहाड़ों से सब चीजें नीचे गिर जा रही थी। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में कोहली की मोम की प्रतिमा बनाई गई है। 50 शतक इन्होंने पूरा कर लिया। केरल के कोच्चि शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। कोच्चि, केरल में लोग जाते ही क्यों है पता है? बहुत सारा झील छोटे छोटे टापू के रूप में दिखते हैं, और लोग नावों से सफर करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है, इसलिए लोग केरल घूमने जाते हैं। घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है कोच्चि। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नादर शीर्ष पर रहे। परोपकार सूची में मतलब लोगों पर उपकार करने के लिए जाने जाते हैं। एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान बना लिया। उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का पर्याप्त दान दिया था वित्तीय वर्ष में। हाल ही में धान की पूसा 2090 एक किस्म का नाम है पूसा, इसकी नई किस्म विकसित की गई। इस नए किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। यह जल्दी पकने वाले जैपोनिका चावल प्रजाति में से है। तुलनात्मक पैदावार बनाए रखते हुए 120 से 125 दिनों की छोटी अवधि में यह धान पक के तैयार हो जाता है। इसका नाम है पूसा 2090। अभी तक तो मतलब परीक्षण ही चल रहा है, इसको मिट्टी पे बोने के लिए किसी ने अलाउ नहीं किया। हाँ तो देखिए क्या, इसका विकास मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए किया गया था, पूरे इंडिया के लिए ओपन नहीं है। और यह पराली जलाने की समस्या से निजात दिला सकती है, इसके लिए भी सोचा गया था। लेकिन अभी पूरे इंडिया के लिए इसको ओपन नहीं किया गया, रोक दिया गया प्रोग्राम को। लेकिन कार्यक्रम शुरू है, क्या पता अभी रोका हो, साल भर बाद फिर से दे दे, क्या बोल सकते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच में पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया था। 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था, तथा 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला था, उसके बाद वो हो गए। वानखेड़े स्टेडियम में अपना ही प्रतिमा का अनावरण सचिन तेंदुलकर द्वारा किया गया। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। शीतल महाजन भारतीय स्काई डाइवर है, और 21,500 फीट की स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। हेलीकॉप्टर से उन्होंने वहां से छलांग लगाया था, 21,500 फीट की ऊंचाई पर डाइविंग की थी। और अच्छी बात यह है कि जिंदा है। एक तो वैसे ही ऊंचाई से देखने से डर लगता है, लोग कूद कैसे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया। ये अब तक ऐसा नहीं था। वाटर यूनिवर्सिटी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी थी, जहां देश विदेश से लोग जल संरक्षण संबंधी तकनीक का अध्ययन करने के लिए आएंगे, रिसर्च करेंगे। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। अयोध्या धाम, हाँ, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। और इसका थीम भी देख रहे हैं ना कैसा बन रहा है, बिल्कुल मंदिर के थीम के आधार पर बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या हवाई अड्डा इसका पहले नाम रखा गया था। हालिया आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। इंडिया का उभरता हुआ अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया गया, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 9.2% हो गई है, और महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, और सेकेंड उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश होने का कारण क्या है? दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, और नोएडा की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का नाम डेवलप हो गया है इतनी तेजी से। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के संसद के फैसले को सही माना, हटा भी दिया। 11 दिसंबर 2023 को अनुच्छेद 370 पर संसद द्वारा फैसला सुना दिया गया। यह आदेश 5 जजों की संविधान पीठ ने लिया। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में यह फैसला
5-0 से दिया गया, यानी सभी जजों ने एक मत से फैसला दे दिया कि इसको हटा देना चाहिए। इस फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का संसद का फैसला संवैधानिक था और यह एक अस्थायी प्रावधान था जो कुछ समय के लिए लागू किया गया था, अब इसे खत्म किया जाता है। 370 के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? एक ही है। विशेष राज्य का दर्जा वाला है ना, 370 में आते हैं, तो 6 ही राज्य विशेष दर्जा प्राप्त हैं। 11 हैं। 11 राज्य हैं विशेष दर्जा प्राप्त, उसमें से एक की मान्यता पूरी तरह खत्म कर गई, वो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 वहां से हटा दिया गया। फोर्ब्स की सूची, दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं का नाम शामिल किया गया। एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, 32वें एचसीएल की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा, 60वें नंबर पर सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल और 70वें बाइकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 76वें स्थान पर हैं। इन 4 महिलाओं को फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है जो भारत की हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव, और इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया। श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता थीम का मतलब अनावरण किया गया था वहां पे। आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है और इस अधिनियम का संबंध सिख समुदाय में होने वाली शादी से है। बड़ा यूनिक सवाल है कि आनंद विवाह अधिनियम किसके लिए है, तो सिख समुदाय के लिए। उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था, अब वहां भी लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए लागू होंगे और हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2028 तक इसे कर दिया गया। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये तो कर चुके हैं। अंडमान निकोबार में 21 परम चक्र विजेताओं के नाम पर इसको रखा गया है। तो इस तरह से अगर ये सारा सेट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इंडिया में जनवरी से दिसंबर में टॉप कौन थे, उनकी चर्चा हो चुकी है। टॉप लेवल पे कौन कौन सी घटनाएं हुई है, क्या प्रमुख काम किया गया। इसके अलावा एक पीडीएफ आपको और प्रोवाइड की जाएगी जिसमें संवैधानिक घटनाओं का उल्लेख है। G20 शिखर सम्मेलन, सोलर मिशन, संसद भवन, इन सब से जुड़ा हुआ एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि पिछले एग्जाम में सब पूछ चुका है, हम लोग को लगा कि शायद वो ना पूछे, लेकिन इसी साल फिर परीक्षा कर दिया। एक लगातार परीक्षा हो रही है, अगस्त में हुआ, दिसंबर में, फिर अभी मार्च में होने जा रहा है। तो 2023 की घटनाएं पूछे जाने की संभावना है, पूरा का पूरा कहीं से भी 1 प्रश्न 2 प्रश्न बनेंगे। 5 से ज्यादा सवाल करंट अफेयर में आपको नहीं दिखाई देंगे, 2-3 आप आसानी से बना लेंगे, 5 की गारंटी नहीं होती है। सालों भर पढ़िएगा तभी 5 के 5 बना ले करंट अफेयर, कहाँ नहीं जा सकता। तो इसकी संभावना है कि ये बन भी जाए और ना भी बने। तो 2-3 पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगे, करंट अफेयर कम से कम उतना देख जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब।